हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं शुरू से आखिर तक बात करने वाला हूं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहते हो तो बहुत कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स के बारे में अलग से और मेंस के बारे में सेपरेटली सिलेबस के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के यहाँ पे कुछ ट्रेंड एनालिसिस कोशिश करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी किए हुए हैं, यहाँ से हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। हमें ये पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पे यूपीएससी ज्यादा फोकस करता है। तो इस ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से हम अपनी प्रेपरेशन को फोकस्ड कर सकते हैं, सिलेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एरिया इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो कम समय देके जहां से हम लोग ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे जाकर डेफिनेटली फोकस करने वाले हैं। कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे अपने सिलेबस को, और यूपीएससी में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से लिमिटेड से सोर्सेज को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और मार्क्स यहाँ पे ले सकते हैं। ओवरऑल एनवायरमेंट इकोलॉजी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सब बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके अलावा नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूपीएससी ने कौन कौन से एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू किया है, कौन कौन से मेजर मेजर टॉपिक्स आपको करंट अफेयर के पढ़ने चाहिए, शंकर आईएएस से पढ़ने चाहिए, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट एरियाज प्रीलिम्स के लिए अलग से और मेंस के लिए अलग से। वैसे तो इनका सिलेबस ओवरलैप करता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, कुछ टॉपिक्स मेंस पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। हम वहां पे ये बात करने वाले हैं। शंकर आईएएस जो कि एक बहुत स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। मतलब कौन से चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, कौन से चैप्टर को थोड़ा कम फोकस करना है। हालांकि मैं आपको दूसरे सोर्सेज भी बताऊंगा अपार्ट फ्रॉम शंकर आईएएस, बट ये उनके लिए है, बच्चों के लिए जो ज्यादातर सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी कोचिंग वगैरह की हेल्प नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर आप कोचिंग वगैरह की हेल्प लेते हो तो आपको काफी ज्यादा चीजें, आपकी कंटेंट आपका क्लास में ही मिल जाता है। तो शंकर आईएएस के ऊपर फिर उतना रिलाई करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। ठीक है जी, तो ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। और नीचे टाइम टैब में आपको अलग अलग से चैप्टर दे दिए जाएंगे। अगर आप किसी खास चैप्टर को देखना चाहते हो तो उसके ऊपर क्लिक करके चैप्टर वाइज आप वो भी जो है वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, तो ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो वैसे तो यूपीएससी को लोग कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड पब्लिक जो है वो सर्विस कमीशन है, अनएक्सपेक्टेड। बट इतना भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब हम लोग मेजर मेजर एरियाज जो है वो एक्चुअली में फाइंड आउट कर सकते हैं जहां से यूपीएससी ज्यादा सवाल पूछता है। देखिए, अगर आप ट्रेंड की बात करें, देखिए इस तरह से ट्रेंड काम करता है। तो कुछ जगह पे आपको थोड़ा जंप देखने को मिलेगा कभी कभी, कुछ जगह पे हो सकता है एकदम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो जाएं। तो 3 4 5 साल के बाद यूपीएससी डेफिनेटली एक सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे रखता है। कभी वो साइंस एंड टेक से ज्यादा पुश कर देता है, कभी कभी एग्रीकल्चर से पुश कर देता है, कभी कभी ज्योग्राफी से पुश कर देता है, और कभी कभी करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी करंट अफेयर से जो है वो हार्डली 10 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड तो होता है, लेकिन ये जितना ज्यादा वेरिएशन आपको नजर आएगा ना, वो ज्यादातर आपको उन टॉपिक्स में नजर आएगा जिनका डायनेमिक नेचर है। ठीक है, डायनेमिक नेचर वाले में ज्यादा क्वेश्चंस आपको नजर, जैसे करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर हम लोग प्रीलिम्स के प्रीवियस लाइक 2013 से लेकर 2022 यानी कि लास्ट ईयर का अगर एनालिसिस देखें, तो एक जग चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए 22 से लेकर 25 की नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ मार्क्स नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। 13, 16, 14, 13, 21, 18, 15 और 18। तो एक दो बार आप देख सकते हो, जैसे यहाँ से 13 से जो है सीधा 16 का जंप लग गया, फिर एक बार जो है यहाँ पे 13 क्वेश्चन दोबारा से रिड्यूस हो गए, 13 से सीधा जो है 21 का चला गया। तो एकदम से वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसने वेटेज को यहाँ पे बढ़ा दिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देखें तो ट्रेंड जो है वो 18, 20, 19 जो है इस तरह से रहता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अगर कंजर्वेटिव तरीके से भी बात करूं तो यू कैन से 15 to 80 क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में, प्रीलिम्स में यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 15 to 80 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप? मतलब 30 to 36 मार्क्स आप अपने एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, इतने बच्चे जो है तैयारी करते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है ना, बहुत कुछ आपकी सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप जब प्रीलिम्स क्लियर करते हो, इतने क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से देखने को नहीं मिलते हैं। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें कितना सारा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ता है। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, कंटेंट बहुत ज्यादा है, और उसके हिसाब से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आते नहीं है। अगर आप देखें 15 to 18 क्वेश्चंस, कभी कभी ये आपके पॉलिटी के सेक्शन को भी जो है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एस्पिरेंट्स एनवायरमेंट इकोलॉजी को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते जितना एक्चुअली में दिया जाना चाहिए। 30 to 36 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। मजेदार बात यह है इसमें,
कंटेंट भी उतना ज्यादा नहीं है जितना हिस्ट्री में या पॉलिटी में या इकोनॉमी में है। कम कंटेंट में आप ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो। इस पूरे सेक्शन में आपको नंबर ऑफ सोर्सेज बताऊंगा जो आपको यहाँ से फोकस करने हैं। आई कैन गारंटी यू, अगर आप इस स्ट्रेटेजी से काम करोगे ना, तो 30 to 36 मार्क्स में से आप आराम से जो है 25 to 30 मार्क्स लेके आ सकते हो। आप 90% से ज्यादा क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो अगर आप इन दिए हुए सोर्सेज को भी फॉलो करोगे तो। 20 to 30 मार्क्स आपका एकदम से आपका कट ऑफ के अंदर जो है वो आपका नाम आ सकता है। बहुत रेलिवेंट होते हैं ये नंबर। तो इसीलिए बहुत फोकस करना है आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर। तो 15 to 18 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स में। जहां तक मेंस की बात आती है, जीएस पेपर 3 की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो पिछले 2-3 सालों से तो आप 35 मार्क्स जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि दो मार्क्स आपके जो है 10-10 मार्क्स के आते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है 15 मार्क्स का आएगा, जो आपको 250 वर्ड्स में जो है हैंडल करना रहता है। ये आपके 150 वर्ड्स के होते हैं। तो 35 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले जो है ये ट्रेंड जो है अराउंड 25 ही चल रहा था। 2013 में इट वॉज 35, बट यस 25 से 35 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी 35 मार्क्स की जाती है, बट यू नेवर नो। बट यस, इस रेंज में आपको जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। जहां तक यूपीएससी के द्वारा दिए हुए सिलेबस की बात है, तो ये जो ऊपर वाला आपका दिया गया, ये प्रीलिम्स का बेसिक दिया हुआ है, और नीचे वाला जो आपका मेंस का दिया हुआ है। इसमें देखें, बात करें तो जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, स्पेसिफिकली यूपीएससी ने मेंशन किया है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आप एनवायरमेंट इकोलॉजी के आसपास जो चीजें हो रही हैं, बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उसको भी कवर कर लेते हो, उससे बाहर यूपीएससी सवाल नहीं पूछता है। खुद ये मेंशन कर रहा है यूपीएससी का नोटिफिकेशन, जो उसका सिलेबस वो दिया हुआ। जहां तक मेंस की बात है, कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, अगर हम इन दोनों टॉपिक को भी अलग अलग मान के चलें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन, तो हमारे पास कुल मिला के 4 टॉपिक होते हैं। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ओनली फॉर मेंस है, इसका प्रीलिम से कोई लेना देना नहीं है। जबकि कंजर्वेशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, ये आपका प्रीलिम्स के साथ भी ओवरलैप करता है। तो जब बात आती है प्रेपरेशन की, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी में प्रीलिम्स और मेंस की आपको सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, उस सब आपको कंबाइंड ही करना रहता है। कंजर्वेशन में जो है हर तरह की कंजर्वेशन की वो बात कर रहा है। आपका बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे ज्यादा फोकस रहता है। जो हमारे स्पीसीज होते हैं उनकी कैसे कंजर्वेशन करनी है। यूजली जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टाइप ऑफ कंजर्वेशन की बात करता है, इंटरनेशनल नेशनल इनिशिएटिव्स की बात करता है रिगार्डिंग कंजर्वेशन, वो सब टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पोल्यूशन एक बहुत डायनामिक टॉपिक है, नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं। वो दुनिया तरह के पोल्यूशन हमारे सामने आते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। जैसे आजकल आप बात करें तो माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, मतलब है तो काफी समय से, बट स्टिल अभी इसके बारे में ज्यादा जो है डिटेल में चर्चाएं करनी शुरू की है लोगों ने। तो पोल्यूशन के रिगार्डिंग हमारे पास नॉइज पोल्यूशन है, सोइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, मरीन पोल्यूशन है। बहुत सारी चीजें हमारे पोल्यूशन के बारे में है। तो एक तो यहाँ से आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो पूछेगा आपसे। यहां से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, खासकर इनिशिएटिव वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसे ही डिग्रेडेशन वाला कॉन्सेप्ट आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। सोइल डिग्रेडेशन है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है, उनके कारण क्या है, उनके टाइप क्या है, कौन कौन से इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए हुए हैं या ले सकते हैं, कुछ सजेशंस अगर आपको करनी रहती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, राइट। तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का नेचर कैसा रहता है। तो अगर हम मेंस में देखें, पहले चलिए प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें। पहले ना प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं तो सिलेबस का थोड़ा ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ, जो बेसिकली आपको पता ही है कि बायोडाइवर्सिटी में हमें बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स एंड ऑल दैट वो सब रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रीजन ऑफ द लॉस एंड ऑल दैट, ये सब आपको इधर से करंट अफेयर का टॉपिक आ जाता है। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। जब बात प्रीलिम्स की आती है, देर आर एक्चुअली 6 और 7 इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से प्रीलिम्स से सवाल आते हैं। इससे बाहर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये जो पूरा डिटेल एनालिसिस किया गया है वो पिछले 8-10 साल के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के किया गया है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके डायमेंशंस है, आपके एक्चुअली पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर देते हैं। इंपॉर्टेंस की बात भी करेंगे, लेकिन कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो सिंपली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आप
इकोलॉजी, फूड चेन, फूड वेब, बायोजियोकेमिकल साइकिल, सक्सेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड्स, बायोडाइवर्सिटी के सिंपल सिंपल बेसिक्स, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट। बेसिक बेसिक सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपसे आते हैं। देखिए, यहां से हो सकता है डायरेक्टली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं, आते भी हैं नो डाउट, बट ये अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे ना, तो आप कभी भी जो डायनेमिक नेचर के क्वेश्चंस आएंगे वो कवर नहीं कर पाओगे। ये बहुत जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। हाँ, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, एक या दो बार एक बार रिवीजन कर लेते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाता है, उसके बाद आपको इसको बार बार रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरे जो डायमेंशन हमारे यहाँ पे होती है वो होती है कंसर्न्स। ये कंसर्न्स अलग अलग तरह के कंसर्न्स हैं, यानी कि जो भी इश्यूज जो है वो चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेके, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके अलग अलग इश्यूज हमारे यहाँ पे चलते हैं, पॉल्यूशन, सोइल डिग्रेडेशन, किसी भी तरह का कंसर्न की हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। वो कंसर्न बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। इन्हीं कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए फिर वो बात करता है इनिशिएटिव्स की। पहले वो नेशनल इनिशिएटिव्स पूछता है और इंटरनेशनल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी पूरी प्रिपरेशन का, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, क्योंकि यहां से करंट अफेयर बेस्ड वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनिशिएटिव जो नेशनल लेवल पे जो अलग अलग हमारे एक्ट हैं, हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, एयर एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जितने भी एक्ट हैं आपको करने रहते हैं। अब बहुत सारी बॉडीज हमारे पास हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे पास है, सीपीसी हमारे पास है, एनएपीसीसी हमारे पास है, एनजीटी हमारे पास है, या और जो बहुत सारी बॉडीज जो है वो टाइम टू टाइम बनती रहती हैं, किसी का मर्जर होता रहता है, ये सब जो है आपको करना रहता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव है, पेरिस, क्योटो, क्लाइमेट फंड, रामसर, बेसल, रोटरडैम, जो बहुत सारी कन्वेंशन है, वो आपसे यहाँ से सवाल वो डेफिनेटली पूछता है। देखिए, फिर आता है टॉपिक प्रोटेक्टेड एरियाज वाला, जो 99% करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपके नेशनल पार्क्स, रिजर्व्स, रामसर साइट्स वगैरह वो सब आपसे पूछे जाते हैं। ये टॉपिक शंकर आईएएस के अंदर बहुत अच्छे से कवर नहीं किया गया, इसमें थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल यूट्यूब या इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर आपको योर नोट्स रेफर करते हो। बट यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा खुद से इसको जो है कलेक्ट करने बेटर है, वो आपके लिए ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क्स, रिजर्व्स वगैरह है, रामसर, ये जैसे अभी जैसे क्यूनो नेशनल पार्क है, वो काफी न्यूज में रहा, ठीक है। मुकुंदरा वाला काफी न्यूज में रहा, पन्ना वाला काफी न्यूज में रहा। तो जो न्यूज में चल रहे हैं वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आप मैप वर्क साथ के साथ उसके करते रहिए। क्या ये इनके नाम याद रखना कौन से स्टेट में है वो आपके लिए सफिशिएंट है? नो, आई वुड नॉट से दैट। देखिए, वो तो करना ही है कि वो जो प्रोटेक्टेड एरिया है कौन से स्टेट में है, वो तो करना ही है। उसके साथ साथ वहां पे कौन सा स्पेशल स्पीसीज है, वहां पे है की स्टोन स्पीसीज, वहां पे कौन सा है, कौन सी रिवर जो है वहां पे फ्लो कर रही है, क्या वहां पे कोई ऐसा नेशनल हेरिटेज है वहां पे, या कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर कोई चीज वहां पे आ रही है। ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत हो जाती हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे कोई नया इनिशिएटिव लिया है, कोई नया प्रपोजल आया है, किसी की ट्रांसलोकेशन करनी है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये टाइप के क्वेश्चन प्रोटेक्टेड एरियाज, और ये स्पीसीज ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक है। पर्टिकुलर स्पीसीज जो रेड लिस्ट के अंदर बाहर आया है या अंदर आया है, किसी नए स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है बहुत सालों के बाद, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में कोई इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे अपने प्रीलिम्स के अंदर। एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, यस, लेकिन एग्रीकल्चर वाला जो मोस्टली पार्ट है वो आपका एक्चुअली ज्योग्राफी के अंदर कवर हो जाता है। बट यस, एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है जो थोड़ा डायनेमिक रहता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ पूछ लिया, ठीक है, या फिर ऐसा कोई इंपैक्ट हो गया क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट करके, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। बट आई वुड से अगर आप ज्योग्राफी में अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। साथ के साथ आप करंट अफेयर करते रहते हो तो वो आपका यहाँ पे हो जाता है। फिर बाकी करंट अफेयर तो हम लोग डेफिनेटली अपनी मैगजीन वगैरह से उधर से कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको यहाँ पे डेफिनेटली कवर करनी है। तो ये कुछ डायमेंशन है, इनके इनसे बाहर क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं, कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस को मैं देखूं यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हो, जैसे ये कुछ पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ईयर मैंने यहाँ पे जानबूझ के मेंशन नहीं किया है क्योंकि मैं इतना स्पेसिफिक नहीं होना चाहता था। बट जैसे आप जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एकदम आपका क्रॉप्स के रिगार्डिंग पूछ लिया है, तो साथ में जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज आर मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो ज्योग्राफी के साथ एकदम इसने कंबाइन करके एकदम एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला टॉपिक पूछ लिया है।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछ लेता है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बात किया कि मैप बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछता है। अब कोई वेटलैंड आपको दे देगा, स्टेट का नाम आपको दे देगा, या कोई और टाइगर रिजर्व बोल देगा, वो स्टेट का बोल देगा। इस तरह से मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार वो पूछता है। जैसे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये इनिशिएटिव मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो क्लाइमेट, ये इस तरह के सवाल आपसे पूछ लेता है। क्लाइमेट ग्रुप, EP100, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज वगैरह, ये सब आपको करनी रहती है। और जैसे वेटलैंड के बारे में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड ऑल दैट। तो करंट अफेयर के साथ उन्हीं टॉपिक्स को जो है वो कवर करके जो है आपसे पूछता है। यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलो, देखिए हम हमारे पास जो लिमिटेड सोर्सेज हैं, हम उनको रेफर करेंगे। सोर्सेज अभी बताऊंगा आपको मैं जो करने रहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इनिशिएटिव्स आपको एग्जाम में बैठ के ही पता चलेंगे कि इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हर चीज या तो आपकी मैगजीन में या न्यूज़पेपर में कवर नहीं की जाती है। तो कुछ भूले बिसरे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी ना कहीं से खोद के निकाल ही लेता है। तो उन क्वेश्चंस में तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपको यूजली छोड़ना ही रहता है। तो मतलब सपोज इफ देयर आर 18 क्वेश्चंस, ठीक है, तो 18 क्वेश्चन में से यू विल फाइंड 2 और 3 क्वेश्चंस जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, तो उसमें तो हम लोग जाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है डेफिनेटली आप उसको कहीं ना कहीं, अगर आपने प्रेपरेशन ठीक ठाक लेवल पे किया है, तो उसको हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। क्वेश्चंस का देखिए पैटर्न ये रहता है, आपने को मैंने पहले बहुत बार बताया भी है, आपने पहले पता भी होगा आई गेस, कि अगर किसी क्वेश्चन में सपोज आप 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो उस क्वेश्चन को तो आपने अटेम्प्ट करना ही रहता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। एक पुरानी अप्रोच हुआ करती थी स्टूडेंट्स की, टीचर्स भी सजेस्ट किया करते थे कि बेटा जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप वो श्योर हो, जिस ऑप्शन में आपको लगता है कि आप 90% श्योर हो, उसको करके आओ। बट वो अप्रोच अभी काम नहीं करती है। इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस एंड यू आर 100% श्योर कि ये 2 ऑप्शन तो गलत हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन ऑप्शन आपको कंफ्यूजन है, उसको आप अटेम्प्ट जरूर करके आओगे। यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में जहां आपको लगता है 50-50% कंफ्यूजन है, आपकी जो गट फीलिंग होती है, आपकी जो इंट्यूशंस होती है, बहुत काम करती है। ठीक है, आपने क्योंकि अच्छे से रिवीजन पढ़ा होता है, तो ब्रेन आपके इस तरह से काम करता है, वो आपको करना ही रहता है। आप जब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हो बार बार, डेफिनेटली आपको वो चीज आपके अंदर आ जाती है। जैसे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो करना रहता है। अब वो टेक्निक है क्वेश्चन को हैंडल करने की, ऐसा कोई टेक्निक भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दैट, आप जितना प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस करते हो, नेचुरली आपको क्वेश्चंस हैंडल करने आ जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कैसे जाना है, अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको कैसे यूज करना है, किस तरह से एलिमिनेट करना है, वो सब आपको टाइम टू टाइम आ जाता है अगर आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज लगाते हो। सोर्सेज के लिए ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि लिमिटेड से सोर्सेज हमारे पास है। ये इट्स नॉट लाइक अ पॉलिटी के भाई लक्ष्मीकांत हमारे पास है, इट्स लाइक ए बाइबल फॉर अस, और इसको आप पढ़ लो तो आपके मोस्टली क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से हो जाते हैं अलोंग विद करंट अफेयर। ऐसा कुछ बुक नहीं है। बट एक बुक की जब हम लोग आते हैं, तो शंकर आईएएस हमारे पास एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है। आई वुड नॉट से कि शंकर आईएएस बेस्ट बुक है। आपके सारे क्वेश्चन शंकर आईएएस से आएंगे, खासकर पिछले 2-3 सालों से तो नहीं आ रहे हैं बहुत क्वेश्चन। बट स्टिल ये एक ऐसी बुक अवेलेबल है मार्केट में जो कि इस समय आई वुड से बेस्ट बुक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में कोई और एक्चुअली हमारे पास सोर्स है ही नहीं इससे कंपेयर करने के लिए। तो शंकर आईएएस तो आप पढ़ोगे ही ऑफ कोर्स। लेकिन अगर कोई क्लास अटेंड करते हो आप, कोई जैसे मान लो हमारा कोर्स लेते हो या कहीं और क्लासेस वगैरह कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको क्लास में बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी बेसिक अंडरस्टैंड करवाते ही हैं, और डिटेलिंग में आपको अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उस नोट्स को आप जो है अपना बेसिस मान सकते हो। इस नोट्स को बेसिस मान के आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, शंकर आईएएस से या न्यूज़पेपर से, मैगजीन से। वो आपका तरीका है प्रिपरेशन करने का। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आई वुड से आप शंकर आईएएस को एक स्टैंडर्ड सोर्स मान सकते हो अलोंग विद सम अदर सोर्सेज। जैसे यहाँ पे 12th एनसीईआरटी की बात होती है, बायो एनसीईआरटी की, तो यहाँ के लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं वो एकदम आपका बेसिक्स कवर करवा देते हैं। बेसिस ऑफ इकोलॉजी है ना, आपकी फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड, बायोडाइवर्सिटी के कुछ मीनिंग्स वगैरह। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, वो जो इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शंस, लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब आपके इससे बेसिक बेसिक चीजें कवर करवा देते हैं। यही सेम बेसिक चीजें आपकी शंकर आईएएस में भी कवर होती है। ठीक है, तो आप अगर शंकर आईएएस पढ़ रहे हो तो फिर इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि एक बार इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लें। कुछ पॉइंट आपको डेफिनेटली वहाँ पे बेटर मिलेंगे शंकर आईएएस से। उसके बाद आप शंकर आईएएस को रेफर कर सकते हो, तो 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, आप उसको
अपने शंकर आईएएस में ही साइड में जो है ऐड कर सकते हो, एक ये कोई स्टिकी नोट्स लगा के या कोई आप A4 शीट वगैरह वहां पे ऐड करके कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी एक डायनेमिक पार्ट है, तो करंट अफेयर का बहुत वेटेज होता है यहाँ पे। तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। दोनों मत पढ़ना, ठीक है, वो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, आपका टाइम वेस्ट होगा। कोई द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप एक रेफर करें। आई वुड रिकमेंड द हिंदू करें, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई जैसे डाउन टू अर्थ, एक बड़ी अच्छी वेबसाइट वो है, तो यहाँ इसको भी आप जो है हफ्ते में एक दो भी दिन आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। कुछ नया मेंस के लिए कुछ ना कुछ फोटो डेफिनेटली आपको यहाँ से मिल जाता है। कुछ नए नए जो इनिशिएटिव होते हैं, नए नए कंसर्न्स होते हैं, वो डेफिनेटली इसको यहाँ पे कवर कर देते हैं कभी कभी। जैसे अभी एक टॉपिक वहाँ पे कवर हुआ था कि डिग्रेडेशन ऑफ अरावलीज, उसके रीजंस, ठीक है, वो एंड इनिशिएटिव्स दैट कैन बी टेकन। तो वो डाउन टू अर्थ में बड़ा अच्छे से केस स्टडी टाइप का जो है यूज हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक वाला एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक इन्होंने यहाँ पे कवर किया था। कैल्प फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन, एक टॉपिक इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया था। तो कभी कभी जो है डाउन टू अर्थ के जाके भी थोड़ा रेफर कर सकते हो डेफिनेटली। या कोई एक मैगजीन जो भी आप पढ़ते हो, एक ही मैगजीन कवर करें। इतनी सारी मैगजीन कवर करने का कोई फायदा नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर बाद में उस कंटेंट को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, फिर जो है डीमोरलाइज हो जाते हैं। कोई एक मैगजीन आप अगर करें, प्रेप आईएएस भी अपनी मैगजीन जो है वो इशू करता है, आप वो भी जो है जाके देख सकते हैं। क्लास नोट्स को मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो तो डेफिनेटली अपने क्लास नोट्स को ही अपने बेसिक नोट्स माने। क्योंकि क्लास नोट्स आप अपने हाथ से लिखते हो, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, आपके इमोशंस यहाँ पे होते हैं, आप बेटर तरीके से रिटेन कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है आप फिर दूसरे जो है नोट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका थोड़ा सा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीजें आपसे बोली गई है, जो एरियाज जो है वो कवर होते हैं, आप इनके ऊपर ही फोकस करें, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किस एरिया पे करना है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो आपने इनिशिएटिव के ऊपर फोकस करना, ये आपका मेजरली करंट अफेयर बेस्ड रहेगा, ठीक है। ये नीचे वाला जो पार्ट है आपका, ये स्पीसीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, ये आपका सेकंड आना चाहिए प्रायोरिटीज में, ठीक है। ऊपर वाला जो एरिया आप जो है तीसरे नंबर पे रख सकते हो प्रायोरिटी। इस तरह से आपको कवर करके चलना है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, ट्रेंड आपको साफ साफ नजर आएगा। तो प्रीलिम्स का जो है हमारा बेसिक बेसिक चीजें ये रहती हैं। मेंस के सोर्सेज अलग नहीं है, मेंस के सोर्सेज भी वही होते हैं। देखिए इसमें एक दो चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, आप अगर आप थोड़ा सा आपके पास समय है आप कर सकते हो। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में जो है एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में कुछ जो चीजें ऐड ऑन होती हैं, कुछ स्कीम्स वगैरह, वो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा बजट का भी देख सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ एग्रीकल्चर टाइप का में कुछ ऐड ऑन किया होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके कुछ ना कुछ है। थोड़ा बहुत आप वो भी देख सकते हो अगर आपके पास समय है। समय नहीं है तो आप अपनी मैगजीन के ऊपर डेफिनेटली रिलाई करते हो, क्योंकि मैगजीन के अंदर भी अल्टीमेटली वो चीजें आपकी डेफिनेटली कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए तो बच्चों ये है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि अल्टीमेटली वो चीजों का रिपीटिशन हो जाएगा। थोड़ा मेंस के बारे में देख लेते हैं। मेंस में बेसिकली हमारे चार ऐसी डायमेंशंस होती हैं जहां पे मोटे मोटे तौर पे सवाल आते हैं। तो एक तो सिंपली जो है फंडामेंटल्स हमसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है भैया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल पिरामिड, डिस्कस टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। कोई जैसे बायोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। उस तरह के बिल्कुल फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन आपके इकोलॉजी वाले सेक्शन से आ जाते हैं। फिर कई बार जो है अप्लाइड पार्ट आ जाता है, ठीक है, फंडामेंटल के साथ साथ एप्लीकेशन वाला पार्ट आ जाता है, वो आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी मैं। करंट अफेयर को बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, कोई इनिशिएटिव हुआ एंड ऑल दैट, वो आपसे पूछ लेता है, झटके झट पूछ लेता है। फिर फंडामेंटल और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस का मिक्स कर करके पूछ लेता है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से रहता है। मेजर जो एरियाज होते हैं जो मेंस में हमसे पूछा जाता है, पोल्यूशन और समिट्स, यानी कि जो इंटरनेशनल नेशनल जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, समिट्स होते हैं, जैसे क्योटो का हुआ, कोप हो गया, सीबीडी हो गया, ये बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। क्लाइमेट चेंज एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीजें पूछ सकता है आपसे। बेस यहाँ से फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और फंडामेंटल प्लस करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे सिंपली आपसे मुझे पूछ लिया, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछ लिया मेंशन a few initiatives that has been taken in recent years to protect the biodiversity in India। ऐसे आपसे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन वो मिक्स करके यहाँ से पूछ सकता है। डोमेस्टिक इनिशिएटिव, यस, बहुत सारे आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे जैसे पोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन वो आ गया था, कि भाई दिल्ली में ज्यादा पोल्यूशन क्यों है एज कम्पेयर टू कलकत्ता एंड मुंबई, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है।
स्टबल बर्निंग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कौन कौन सी नई नई बॉडीज हैं जो पोल्यूशन को टैकल करती हैं, उनको कंपैरिजन वगैरह आपका आ सकता है, एनजीटी वगैरह के बारे में पूछ सकता है। तो टॉपिक्स तो यही रहते हैं, लेकिन इनके अंदर वेरिएशन जो है वो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे 2022 के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन तो आपका मोस्टली बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो इस तरह के क्वेश्चन से आप या अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो कर पाओगे। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि आपको शंकर आईएएस में ये आंसर मिलेगा, या फिर आपको आपके क्लास नोट्स में भी इवन ये आंसर मिलेंगे। ये तो आपको या तो न्यूज़पेपर में कोई आया होगा, डाउन टू अर्थ वगैरह में कुछ ना कुछ, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस होते हैं। अदरवाइज इसके वाले इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा हेल्प नहीं आपको मिलती है। जैसे 99 गुटनबर्ग प्रोटोकॉल के बारे में क्वेश्चन आया तो पोल्यूशन, देखिए उसने पूछा है डिस्कस द डिटेल ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ उसने करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन जोड़ के आपको दे दिया, ठीक है, या इनिशिएटिव्स के बारे में क्वेश्चन आपको दे दिया है पूछ के। ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट रहता ही है, क्लाइमेट चेंज। साथ के साथ जैसे उसने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो कुछ कंट्रोल मेजर्स आपसे पूछ लिए। तो ये इस तरह के जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर को मिक्स करके आपसे बहुत सारे सवाल वो पूछ सकता है। जैसे कोस्टल इरोजन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया तो दीज आर द कंसर्न, मैंने को बताया था कि कंसर्न बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। और तो स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ एप्लीकेशन वाला पार्ट इसने पूछ लिया, है ना, कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट आपका यहाँ पे चला गया। अब जैसे 2021 की बात करें तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में देयर वाज वन क्वेश्चन, ठीक है, तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन और इंटरनेशनल इनिशिएटिव से आपका क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। उसके अलावा ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, तो ये आपका डोमेस्टिक इनिशिएटिव से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। उसके अलावा जो कोप के बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। और जितने भी क्वेश्चन अगर आप देखें आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है, आप देखिए ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्वेश्चन है, गुथनबर्ग प्रोटोकॉल है, टॉक्सिक वेस्ट मैनेजमेंट है, पोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन इनिशिएटिव में जैसे अगर क्योटो प्रोटोकॉल आपसे पूछ लिया, यूएनएफसीसी आपसे पूछ लिया, वेटलैंड के बारे में आपसे सवाल आया है, रामसर साइट के बारे में आपसे सवाल आया है, नेशनल इनिशिएटिव में रिवर लिंकिंग के बारे में देयर वाज वन क्वेश्चन, जल शक्ति अभियान देयर वाज अनदर क्वेश्चन, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वाज देयर, नमामि गंगे का क्वेश्चन वाज आल्सो देयर, इलीगल माइनिंग के बारे में जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, गो एंड नो गो जोन। तो ये न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में देयर वर फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन। ये तो आप सीधा सीधा शंकर आईएएस से कर सकते हो। देयर आर 8 डायमेंशन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो 8 डायमेंशन आपको बिल्कुल टिप्स पे पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी प्रोग्राम होते हैं, इनका क्रिटिसिज्म भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो 2020 में देयर वर सम चेंजेस, तो उसी साल क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसके बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आती रहती हैं, कुछ पीआईएल वगैरह होती है, तो थोड़ा ध्यान रखें न्यूज़पेपर में कि भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। तो ये मेंस में जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेजरली जो है मेंस में आपको यहाँ पे ये 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन देखने को मिलेंगी। पोल्यूशन, बेसिक पॉइंट, इसका करंट अफेयर और एप्लीकेशन पार्ट आपसे डेफिनेटली पूछता है। एनवायरमेंटल समिट्स इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, आपसे सवाल बहुत सारे पूछता है। क्लाइमेट चेंज आई वुड नॉट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यस इसके रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपसे पूछेगा। स्टैटिक पोर्शन से क्लाइमेट चेंज से बहुत कुछ नहीं आता है, ठीक है, अगर स्टैटिक पोर्शन से आएगा तो वो उसको ज्योग्राफी में इंक्लूड कर दे रहा है साथ के साथ, ठीक है। ऐसा ही बायोडाइवर्सिटी में जो लॉज हैं हमारे, कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट आई वुड से ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है ये आपका प्रीलिम्स में ज्यादा रेलेवेंट है रादर देन मेंस। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा, ये बायोडाइवर्सिटी हार्डली देयर वाज 1 और 2 क्वेश्चंस, ठीक है। डोमेस्टिक इनिशिएटिव से यस देयर कुड बी मैनी, जैसे नमामि गंगे का प्रोग्राम था एक वहाँ पे, ठीक है, वो आपसे पूछ लिया गया था। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यस इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, तो ये इसका तो कंटेंट सीधा सीधा आपको शंकर आईएएस में मिल ही जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं आपको करनी है, ठीक है। तो सिलेबस हम लोगों ने देख लिया, बहुत वास्ट नहीं है, थोड़ा ही करना रहता है, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज्यादा है अगर आप दूसरे सब्जेक्ट की कंपैरिजन में करो तो इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना रहता है थोड़ा, लेकिन करंट अफेयर कितना पढ़ना है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि 1.5 ईयर का करंट अफेयर तो जरूर पढ़ें, खासकर लास्ट 1 ईयर और प्लस 6 मंथ्स, ठीक है, ज्यादा रेलेवेंस इसको दें और इसको थोड़ा सा फिर बाद में आप पढ़ सकते हो डेफिनेटली। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं, बहुत फैक्ट बेस्ड कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार वो सीधा सा पूछ लेता है, मिनिस्ट्रीज वगैरह भी पूछ लेता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। सोर्सेज हम लोगों ने बात कर लिया, नेचर ऑफ क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं कि भाई जो बच्चे खासकर शंकर आईएएस के ऊपर या सेल्फ स्टडी करते हैं उनको हम लोग शंकर आईएएस के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स, ये चैप्टर्स आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बट थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ।
जैसे शुरुआत वाला जो इकोलॉजी वाला चैप्टर है वो तो आपका एनसीईआरटी के साथ ही ओवरलैप करता है ना, वो बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ये भी आपका एनसीईआरटी के साथ ओवरलैप करता है, जो कि शंकर राइस का सेकंड चैप्टर है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में थोड़ा आप एक बार ऊपर से पढ़ लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। खासकर इसमें जो फॉरेस्ट वाला जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम है उसके ऊपर डेफिनेटली आप फोकस कर सकते हो। कई बार वो एग्जाम में, अब ये क्वेश्चन ना ज्योग्राफी से भी बनता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी बनता है। कई बार वो पूछ लेता है कि पर्टिकुलर ट्री या पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो कहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है, कौन से नेशनल पार्क्स में है, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से कहाँ मिल रही है, कौन सी हाइट पे मिलती है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हो। एक्वेटिक इकोसिस्टम वाला चैप्टर भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें जो ज्यादा फोकस करना है वो आपको वेटलैंड पे, मैंग्रोव पे, कोरल रीफ पे आपको ज्यादा फोकस करना रहेगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यस। इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पोल्यूशन के वो आपने पढ़ने रहते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर आपकी बहुत हेल्प करेगा, कुछ नया नया कॉन्सेप्ट आता रहता है न्यूज़पेपर वगैरह में, आप उसको कवर करते रहिए। एक्ट्स रिलेटेड टू पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो एक्ट होती हैं, जो बॉडीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, या स्टेप्स जो सरकार ने लिए हैं या जो अलग अलग बॉडीज के द्वारा लिए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ सकते हो, एक रीडिंग ले सकते हो। आई वुड से ये मेंस के लिए थोड़ा सा ज्यादा रेलिवेंट रहता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में आपसे बहुत सारे सवाल वो पूछ सकता है। जैसे कि आजकल जो है सरकार भी बहुत कुछ कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, कि अपना पंचामृत वगैरह वो सब जो है उसके साथ आप उसको मिक्स करके कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह, वो न्यूक्लियर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट आपको कहूंगा कि इसकी आप यहाँ से सिर्फ एक रीडिंग ले लीजिए, ये आपको ज्यादातर करंट अफेयर के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना रहेगा, ठीक है, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। 7 चैप्टर की बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो आप डेफिनेटली करें। एनवायरमेंट इको असेसमेंट ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज ओनली मेंस ओरिएंटेड, प्रीलिम्स में तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है। फिर जो सेकंड जो हमारा पार्ट है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। आई वुड से प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ सकता है यस मेंस में भी, बट जब रेलेवेंस की बात आएगी तो बायोडाइवर्सिटी को मैं प्रीलिम्स के हिसाब से ज्यादा जो है यहाँ पे रेलेवेंस दूंगा। तो बेसिक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग, टाइप, स्पीसीज, क्राइटेरिया, जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में होते हैं। हमारे जो शेड्यूल 1, 2, 3, 4 है, आप उसको थोड़ा सा क्राइटेरिया उसको देख सकते हो, उसके अंदर कौन कौन से स्पीसीज हैं वो थोड़ा सा आप देख सकते हो। लास्ट ईयर देयर वाज दिस क्वेश्चन फ्रॉम देयर, ठीक है। उसके अंदर कुछ अपडेशन हुआ है, किसी का एडिशन हुआ है, वो आप थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। साइट्स के अंदर कौन कौन से अपेंडिक्स के अंदर स्पीसीज आ रहे हैं, थोड़ा सा आप वो देख सकते हो। थोड़े का मेरा मतलब ये है कि जो करंट में है, ठीक है, ये नहीं कि आपने 4 चीजें पढ़ ली, वो आपने जो है 50 साल पहले का पढ़ दिया, ये स्पीसीज था, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। थोड़ा मतलब जो पिछले 1 डेढ़ साल में रहा है न्यूज में, वो आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और उतना कर भी पाओगे, कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि वो पॉसिबल नहीं होता हर चीज पे रट्टा मारना, इतना कर लें तो वो सफिशियंट अपने लिए। बाकी इंडियन बायोडाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। शेड्यूल्ड एनिमल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा और ये क्राइटेरिया वगैरह भी याद कर सकते हो। एनिमल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये खासकर आपको करंट अफेयर से करना रहेगा, तो इस चैप्टर से आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है। प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, वो आप ऊपर कर ही लिया है, तो इसको आप एक रीडिंग ले सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगा मुझे। मरीन ऑर्गेनिज्म में जस्ट टेक अ रीडिंग मोर फ्रॉम द करंट अफेयर पार्ट। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ये बहुत अच्छे से कवर नहीं किया गया शंकर आईएएस में, बेसिकली है इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से कवर नहीं किया गया, तो ये तो थोड़ा आपको बाहर से ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, किसी मैगजीन से या वेबसाइट वगैरह पे विजिट कर सकते हो टाइम टू टाइम, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट, यस, इंपॉर्टेंट है, जो नए एफर्ट है वो भी, जो पुराने एफर्ट हैं वो भी, दोनों आपको यहाँ पे कवर करने हैं। क्लाइमेट चेंज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी ज्यादा प्रीलिम्स के लिए बोलूंगा मैं। मेंस में पिछले कुछ सालों में इसका ट्रेंड कम ही हो रहा है, क्लाइमेट चेंज वाले पोर्शन का। बेसिक बेसिक सी चीजें, क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन क्या है, उसके रीजंस क्या है, ऑल दैट, वो है ना, वो ओशन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन, उस तरह के क्वेश्चंस जो है आप यहाँ से, मरीन डिप्लीशन बेसिकली वो यहाँ पे बात कर रहा है। जो मेन सिलेबस में उसने डिग्रेडेशन वाला टॉपिक दिया हुआ है ना, तो वहां पे आप इसको कवर कर सकते हो। इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया के रिगार्डिंग इनिशिएटिव यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुरानी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी और नए वाली, ये सब आपको कवर करनी रहती है। इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाला आपका आ जाएगा, पॉल्यूशन वाला आपका आ जाएगा, सोल डिग्रेडेशन वगैरह, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन वगैरह, वो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारी आती है टाइम टू टाइम, वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। जो जो जैसे जो टाइगर्स को लेके, अलग अलग टाइगर्स को लेके, ओलिव रिडले एंड ऑल दैट, जो भी इनिशिएटिव जो है सरकार ने लिए हैं, आप वो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है।
तो ये ज्यादातर करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहते हैं। जो लास्ट पार्ट है एग्रीकल्चर का है। आई वुड नोट से इसका बहुत डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ज्योग्राफी में ठीक ठाक सा किया हुआ है तो फिर करंट अफेयर आपका सफिशिएंट हो जाता है। तो यू कैन टेक जस्ट अ रीडिंग। आर्ट्स एंड पॉलिसीज, यस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर बेस्ड भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आ सकता है। इंस्टीट्यूशन एंड द मेजर्स ओनली टेक वन रीडिंग और यू कैन इवन स्किप दिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा लास्ट ईयर की एनालिसिस वगैरह को देख के। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये डेफिनेटली आपको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज, एक्ट्स, इनिशिएटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, इसको इग्नोर नहीं करना है, नहीं करना है। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन, यस ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनवायरमेंटल इश्यूज एंड द हेल्थ इफेक्ट, एक रीडिंग ले लीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए, रट्टा वगैरह मत मारिए बहुत सारा, तो वो आप जो है आपको यहाँ से कर सकते हो। ये जो शंकर की मैंने बात की है वो मैं सिक्स शेड्यूल जो सॉरी सिक्स एडिशन जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास जो लेटेस्ट है आप वो चैप्टर पूरा उसके अंदर देख सकते हो सकता है कुछ अपडेशन वहां पे हुई हो। तो ये जो शंकर आईएएस वाला पूरा कॉन्सेप्ट है सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ज्यादातर सेल्फ स्टडी करते हैं। जो बच्चे क्लासरूम की हेल्प लेते हैं वो अपने क्लास के नोट्स को ही स्टैंडर्ड नोट्स माने। अदरवाइज आप क्लास के नोट्स को इग्नोर करके शंकर आईएएस पढ़ोगे फिर क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। शंकर आईएएस में कुछ एडिशनल दिया हुआ है, डाउन टू अर्थ में कुछ एडिशनल है, न्यूज पेपर में कुछ एडिशनल दिया हुआ है, मैगजीन में कुछ एडिशनल दिया हुआ है। आप उसमें नोट्स के साथ साथ उसको ऐड करके चलें, तब जो है आपके कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपके तैयार हो जाते हैं। रिवीजन करने में भी हेल्प मिलती है अगर आपके पास एक सोर्स रहेगा। आप जो है चार सोर्सेज से पढ़ोगे तो बाद में कंफ्यूजन रहेगा, एग्जाम में रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो आई वुड स्टिल रिकमेंड आपने सेल्फ नोट्स रखें अपने पास एज अ रिवीजन के तौर पे, एज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे। ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। बट जब तक आपका स्टैटिक पोर्शन फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छे से बनेगी, तब तक हम लोग करंट अफेयर भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो करंट अफेयर की रेलेवेंस तो है ही, लेकिन स्टैटिक को कभी नहीं भूलना आपने। ठीक है। तो ये था पूरा इस स्ट्रेटेजी ट्रेंड एनालिसिस। आई होप कुछ हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। बहुत सारी मिल जाएंगी वीडियोस आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, ट्रेंड एनालिसिस और वो सब करके। आपको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ये जो ट्रेंड एनालिसिस होती हैं, जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो हर स्टूडेंट के हिसाब से अपनी अपनी होती हैं। ठीक है। यस, एक कॉमन 50-60% सबके लिए कॉमन हो सकता है, लेकिन सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी वीकनेस अलग है। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसी का फोर्थ अटेम्प्ट है ना। तो उसके हिसाब से जो है वो चीजें आप वेरी कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज उसको कर सकते हो। किसी की रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, किसी की स्लो होती है। आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आपके डायग्राम मेकिंग स्किल्स कैसी हैं, आपके पास सोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, आप ऑफलाइन पढ़ाई करते हो या ऑफलाइन पढ़ाई करते हो। सभी स्टूडेंट्स की जो इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, जो माहौल होता है वो अलग होता है। 50-60% यस आप इन स्ट्रेटेजीज को एज इट इज फॉलो कर सकते हो, बाकी अपने हिसाब से कस्टमाइज करें। ठीक है। तो जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेके आ सकता है। ये सारी चीजें करने के बाद एक चीज का जो रेलेवेंस है वो आपको नहीं भूलना चाहिए। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। टेस्ट सीरीज के बिना आपको नहीं पता चलेगा। आप जब पढ़ाई करते हो इट्स लाइक आप नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, रियल ग्राउंड पे आपको जब खेलना होता है तो आप टेस्ट सीरीज ही खेलते हो। टेस्ट सीरीज से आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपकी प्रेपरेशन बेटर होती है, आपकी रिवीजन होती है। आप टेस्ट के माहौल में कैसे बैठ के कर सकते हो तैयारी, एक टाइम स्लॉट में आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, वो आपको टेस्ट सीरीज ही बता सकती है। आप घर पे बैठ के लगाओगे तो उसको इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं मिलता। बहुत इंपॉर्टेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगाएं जो आपको ठीक लगता है, अपने बजट में है, क्वालिटी अच्छी है, वो लगाएं। ऐसे किसी रैंडमली टेस्ट सीरीज का मत लगाएं। जो टॉप की 3-4-5 टेस्ट सीरीज है मार्केट में, आप वही लगाएं, क्योंकि इनकी एक अच्छी स्क्रूटनी होती है, इनके पास प्रूफ रीडिंग अच्छी होती है, स्टाफ अच्छा होता है, तो मिस्टेक्स बहुत 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 कम होती हैं। आप किसी ऐसे रैंडम का लगाओगे 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में, आंसर्स गलत होंगे, आप भी गलत हो जाओगे, क्योंकि एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है जब एक्चुअली में प्रीलिम्स में बैठते हो या फिर मेंस में आंसर लिखते हो। तो वो थोड़ा चीज आपको देखना रहेगा। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सेशन। अगर कुछ सीखा है तो यस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कंसर्न्स बता सकते हो, अपनी क्वेरी बता सकते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई करने की। बट अल्टीमेटली जो कंक्लूजन है वही है, हम आपको स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, आपके बिहाफ पे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, बट पढ़ना आपको है। राइट, जर्नी आपकी है, ड्रीम आपका है। राइट, आपने कहीं अचीव करना है, आपने अपना गोल अचीव करना है, हम आपकी उसमें एक मदद कर सकते हैं, हम सिर्फ एक हेल्पर हैं आपके।
राइट? तो बैठिए, पढ़िए, अपना टारगेट बनाइए, डेली टारगेट, वीकली टारगेट बनाइए, अपना सिलेबस अपने सामने रखिए। आप जिस एज में तैयारी कर रहे हो बच्चों, ये आपकी गोल्डन एज है। ठीक है? अगर आप पढ़ रहे हो तो 100% पढ़ें। ठीक है? अभी 1-2 साल 3 साल पढ़ें अच्छे से जम के, फिर ऐश करें। अगर ऐश करनी है तो फिर ऐश करें भाई, फिर पढ़ाई छोड़ें। तो ऐसे मिक्स करोगे ना तो रिग्रेट भी होगा और टाइम वेस्टेज होगा। तो यूपीएससी ना डेडिकेशन मांगता है ना? इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो हल्का सा भी ढील देंगे ना तो वह पतंग कोई काट के ले जाएगा। ढील नहीं देनी है। ठीक है? अपने जो बेस्ट है उसको स्ट्रेच करना है। ये नहीं कह रहा हूं अपना बेस्ट देना है, सबका बेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन हमारा बेस्ट यूपीएससी के हिसाब से भी बेस्ट होना चाहिए ना। अपने बेस्ट की लिमिट को स्ट्रेच करो। अगर आप आज आपका बेस्ट 5 घंटे पढ़ने का है तो अगले हफ्ते वो बेस्ट आपका 6 घंटे का होना चाहिए। नेक्स्ट वीक जो है आपका 6.5 घंटे का होना चाहिए। अपनी लिमिट को स्ट्रेच करें, मोटिवेटेड रहें। ठीक है? हम आपकी हेल्प करेंगे टाइम टू टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, इसी सेशन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।